आज ऐसी लाखों नौकरियां हैं जिनसे इंसान नजरें चुराता है, चाहे फिर चलते फिरते शौचालय से मल निकालना हो या कमर तोड़ बर्तन की ढेर सारी सफाइयां। नौकरियां जितनी बुरी दिखती हों, पर दूसरे विश्व युद्ध में सैनिकों से जो बदतर और खतरनाक काम करवाए जाते थे, उनके मुकाबले ये सब फूलों की सेज जैसी लगेंगी। ह्यूमन टॉर्पीडो में लोड होने से लेकर अपने शरीर को इस्तेमाल करके बारूदी सुरंगों को ढूंढना हो, इनमें से कुछ नौकरियां उतनी ही डरावनी थी जितना सुनने में लगती हैं। कहते हैं युद्ध नरक है, ऐसा क्यों? इस पर रोशनी डालने के लिए आइए कुछ सबसे बेहुदा कामों पर एक नजर डालते हैं जो आपसे युद्ध के वक्त करवाए जा सकते थे। घुमाऊ बुर्ज का आतंक। युद्ध के समय जब दुनिया भर में हवाई विमान एक दूसरे से भिड़ रहे थे, कुछ ही पोजीशंस होंगी जो कि घुमाऊ बुर्ज गनर जितनी खतरनाक हों। इन बहादुर सैनिकों को अमेरिकी विमानों के नीचे चिपकाई बंदूकों को हाथों से चलाने का काम सौंपा गया था, और अक्सर पास में उड़ने वाले किसी भी दुश्मन पर निशाना साधने के लिए उन्हें केवल मिलीसेकंड मिलता था। लेकिन ये बड़ा मसला नहीं था। बंदूकों को रखने वाली प्लेक्सीग्लास और मेटल डोम्स को निहायत ही छोटा बनाया जाता था, सिर्फ 3 फीट तक। ड्रैग की मात्रा को घटाने के लिए इसका मतलब ये था कि बंदूक चलाने वालों को हवा में घंटों तक अनकंफर्टेबल पोजीशन में कुबड़ बनाकर रहना पड़ता था। फिर ऐसे ही सिर के दोनों तरफ से .50 कैलिबर मशीन गनों से भारी फायरिंग करनी पड़ती थी। जगह इतनी कम थी कि अक्सर क्रू के सबसे छोटे मेंबर को इस काम के लिए चुना जाता था, और इसके बावजूद भी किसी भी पैराशूट के लिए जगह नहीं बचती थी। मतलब ये कि गलती से अगर विमान गिरने लगे तो गनर को अपनी जान बचाने के लिए धड़ में वापस चढ़कर पैराशूट लेकर कूदना पड़ेगा। यहाँ तक कि स्पेस बचाने के लिए स्पॉट को छत से जोड़ने का कोई दरवाजा नहीं था, इसलिए बंदूकधारियों को विमान के बाहर से जाकर इस ढांचे में चढ़ना पड़ता था। शुक्र है कि यह सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन अगर वे समय पर बाहर नहीं निकल सके और कूद ना सके तो ये बुर्ज मौत के ताबूत में बदल जाता भाई। विमान के बाहर होने का मतलब ये भी था कि वे बेहद कम तापमान के संपर्क में थे, इतना कम कि बुर्ज के ऑक्सीजन टैंक जम जाएं। अगर उनका दम ना घुटता तो उनकी भौं पर हाइकल्स बन जाते और वे अपने मुंह के आसपास शीतदंश भी झेलते। और इसे और भी भयानक बनाने के लिए बता दें कि ये बुर्ज दुश्मन सेनानियों का पसंदीदा लक्ष्य थे। आखिरकार बिना हथियारों के लड़ाकू विमान सिर्फ एक चलता फिरता आसान लक्ष्य तो थे। कहते हैं कि औसत बॉल बुर्ज गनर कितने समय तक जिंदा रह पाता था, इसके लिए कोई एग्जैक्ट आंकड़े ना होने के कारण ऐसा माना जाता है कि कई केवल 2 सप्ताह या लगभग 5 ऑपरेशन तक ही जिंदा रहे। हालांकि एक पुराने बॉल बुर्ज गनर ने दावा किया कि दुश्मन की नजरों में आने के बाद एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 37 सेकंड थी। हे भगवान, मैं अपनी नौकरी के बारे में फिर कभी शिकायत नहीं करूंगा। मेरे मन में कोई शक नहीं है कि ऐसी सेवा करने के लिए हामी भरने वाला इंसान हम में से ज्यादातर की तुलना में बेहद साहसी और निडर था। और अगर आप ऐसे ही अद्भुत लोगों के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। कर दिया? बढ़िया। अब देखते हैं कि आगे और कौन सा जानलेवा काम आने वाला है। अविश्वसनीय यू नौकाएं। जर्मनी की यू बोट्स दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली सबसे डरावनी, घातक और रिस्पेक्टेड पनडुब्बियां थीं। यू बोट नाम जर्मन शब्द अंडर सी बोट से लिया गया है, जिसका मतलब अंडर सी बोट होता है। मित्र देशों की सेना इनसे थर थर कांपती थी। लगभग सिर्फ 1100 यू नौकाओं के बेड़े ने युद्ध के अंत तक इनके लगभग 3000 जहाजों को तबाह कर दिया था। लेकिन यू बोट पर तैनात होना और भी डरावना था। ज्यादा जहाज 200 फीट से अधिक लंबे और 15 फीट चौड़े थे, जिसका मतलब कि सभी तकनीकी सामान और टॉर्पीडो के साथ क्रू के लिए जगह ना के बराबर थी। फिर भी उनमें 40 से 50 सैनिकों को एक ही बार में 6 महीने तक तैनात किया जाता था। पूरी व्यवस्था इतनी तंग थी कि क्रू के लिए नहाने, दाढ़ी बढ़ाने या कपड़े बदलने के लिए भी जगह नहीं थी। वो 8 घंटे की शिफ्ट में काम किया करते थे। 8 घंटे सोने के लिए, 8 घंटे रेगुलर ड्यूटी के लिए और 8 घंटे बच्चे कुचे कामों के लिए। टाई शेड्यूल सैनिकों को 24 घंटे युद्ध के लिए तैयार रखा जाता था। उनकी एक दूसरे से पहले ही कम प्रिवेसी को और कम कर दिया जाता था। उनके पास हल्का होने तक की प्रिवेसी नहीं थी। स्टोरेज के लिए एक पूरे कक्ष को यूज करने की वजह से पूरे क्रू के पास बस एक ही शौचालय की जगह बची थी। माने 50 लोगों के लिए सिर्फ एक शौचालय। इसलिए जाहिर सी बात है कुछ हफ्तों के बाद ही चीजें बहुत गड़बड़ाने लगी। मामले को बदतर बनाने के लिए फ्लश सिस्टम से मल को समुद्र में हाथ से पंप करना पड़ता था। उन्होंने महीनों तक पेड़, जमीन या करीबियों को नहीं देखा। संपर्क था तो बस सिर्फ समुद्र से 4 मील नीचे बहते हुए शौचालय से। कितना हगोगे बे। कामिकाजे पायलट। युद्ध में लड़ने से ज्यादा डरावना कुछ भी नहीं हो सकता। आपको पता ही नहीं होता कि आप बचेंगे या नहीं, लेकिन क्या हो अगर सचमुच में आपको जिंदा वापसी ना करने का निर्देश दिया गया हो। यह हाल जापान के कामिकाजे पायलट्स का था। जी हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कामिकाजे ने जापानी पायलट्स को निर्देश दिया कि वे अपने विमान को विस्फोटकों से लोड करें और फिर जानबूझकर सीधे जाकर अपने लक्ष्य में क्रैश हो जाएं। ये पक्का करने के लिए कि उन्होंने अपने लक्ष्य को खत्म कर दिया। कामिकाजे पायलट्स को खुद बाहर ना निकलने के लिए मजबूर किया गया था। इससे भी बुरा यह था कि यह पक्का करने के लिए पायलट अपने काम से ना भागें। एक कामिकाजे
कामिकाजे विमान KI-115 को टेक ऑफ के बाद अपने लैंडिंग गियर गिराने के लिए डिजाइन किया गया। इसका मतलब था कि एक बार उड़ान भरी तो वापसी का कोई तरीका नहीं था। फिर भले ही पायलट डर से कांप उठे, उनके पास अपने आखिरी मिशन को अंजाम देने के अलावा कोई चारा नहीं था। बाकी विमानों जैसे MXY-7 ओहोका में कोई लैंडिंग गियर नहीं था और पायलट्स द्वारा सेल्फलेसली उन्हें अपने लक्ष्य में निर्देशित करने से पहले उन्हें अन्य विमानों द्वारा युद्ध में लाया जाता था। वे मूल रूप से मानव बम थे, लेकिन ये कोई बड़ा बलिदान नहीं था। पायलट के मार्गदर्शन के बावजूद यह अनुमान लगाया जाता है कि कामिकाजे के 20% से भी कम प्रयास पूरी तरह सफल हुए। फिर मित्र देशों की सेनाएं भी इस आत्म बलिदान की रणनीति को अपनाने के लिए तैयार थीं और उन्होंने कामिकाजे को आते हुए देखने के लिए आकाश को रोशनी से जगमगा दिया। यकीनन हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि कम सफलता दर और पक्की मौत के साथ पायलट्स को दिए जाने वाला ये कामिकाजे मिशन इसे अब तक की सबसे नापसंदीदा नौकरी बनाता है। तभी तो कहते हैं ना कि जान बची तो लाखों पाए। मानव टारपीडो जैसी नौकरी के टाइटल के साथ में शर्त लगाता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि गरीब सैनिकों को टारपीडो खोल के अंदर जबरदस्ती बिठाकर उन्हें दुश्मनों को तबाह करने के लिए पानी में धकेला गया होगा, या वे इसे घोड़ा समझकर इस पर सवार होते होंगे। खैर, ये सुनने में जितना अविश्वसनीय लगता है, इनमें से कोई भी अंदाजा सच्चाई से ज्यादा दूर भी नहीं है। टॉर्पीडो होने के बजाय कुछ समुद्री सैनिकों को उनके ऊपर या कुछ डिजाइन में उनके अंदर बैठाना जरूरी था। लेकिन क्यों? खैर, आजकल टॉर्पीडो के पास खुद को नेविगेट करने की तकनीक है, लेकिन ग्रामोफोन और टेलीग्राम के टाइम में उन्हें इंसानी गाइडेंस की जरूरत होती थी। जैसे इटालियन SLC पनडुब्बी पहले विश्व युद्ध में डिजाइन किया गया एक कन्वर्टेड टॉर्पीडो था, जिसमें ऊपर 2 ऑपरेटर्स की जगह थी, जबकि आगे 280 LB डिटैचेबल वॉरहेड्स लगाए जाते थे। इसके कप्तान ने आगे बैठकर उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाया था। जब वे दुश्मन के जहाज पर पहुंचे तो उन्होंने इसे नीचे गिरा दिया और युद्धपोतों को अलग कर दिया। जहाज के नंबर 2 जहाज के नीचे तैर रहे थे और दूसरे सिर को अपने लक्ष्य के दूसरी तरफ चला रहे थे। एक टाइमर को लगाने के बाद वे सुरक्षा के लिए वहां से रवाना हो गए और पानी के अंदर ही आतिशबाजी का इंतजार करने लगे। दूसरे विश्व युद्ध तक जर्मनी ने नेगा पनडुब्बी को डिजाइन किया, जहां जर्मन नेगा डिजाइन को एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हुए टारपीडो की नाक को खोखला करके उसे एक नियंत्रण प्रणाली से लैस किया गया। चूंकि चालक के लिए जगह बनाई गई तो विस्फोटकों को आगे से हटाना पड़ा, लेकिन एक दूसरा टारपीडो नीचे से जोड़ा हुआ था, तो चालक टारपीडो को अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगा और फिर प्रभाव से पहले अलग भी हो जाएगा। कितना सुरक्षित और बिना पागलपन वाला साउंड सिस्टम है ना? जी हाँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये एक निहायत ही खतरनाक ऑपरेशन था। जर्मनी द्वारा इस्तेमाल किए गए 80% से अधिक मानव टॉर्पीडो दुर्घटनाओं में मारे गए और अपने लक्ष्य के करीब तक नहीं जा सके। हालांकि सबसे डरावने मानव टॉर्पीडो जापान ने बनाए थे। उन्हें काइटेन कहा जाता था और जर्मन टॉर्पीडो की तरह सैनिकों को ऊपर नहीं बल्कि अंदर बिठाया जाता था। लेकिन पहले प्रोडक्शन रन में बनाए गए 300 पीसेज में से 100 कैटन को निर्देश दिया गया था कि खुद को टॉर्पीडो के साथ खत्म कर दो। अरे बाप रे, ये टॉर्पीडो तो सच में सीधे ऊपर पहुंचाने के शॉर्टकट थे भाई। मर्चेंट का दुख, जबकि हवा में ऊपर होना नरक की तरह लगता था, उस समय के नाविक तर्क देंगे कि पानी में हाल और भी बुरा था। दूसरे विश्व युद्ध के US मर्चेंट मरीन्स को संबंध युद्ध प्रयासों के लिए जरूरी सप्लाईज प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से अटलांटिक महासागर के पार मुख्य भूमि यूरोप, रूस या यूनाइटेड किंगडम तक खतरनाक यात्रा करने का काम सौंपा गया था। अगर ये ना जाते, भले ही साल नहीं, पर युद्ध कई और महीने तक लंबा चलता। लेकिन यात्रा की लंबाई और मिशन की इंपॉर्टेंस ने मर्चेंट मेरिनर्स को जर्मन यू बोट्स के लिए एक पॉपुलर लक्ष्य बना दिया। लगभग 8,300 नाविक समुद्र में मारे गए, 12,000 घायल हुए और 600 से अधिक को बंदी बना लिया गया। और इतना ही नहीं, 31 जहाज और उनके चालक दल बिना किसी निशान के गायब हो गए। युद्ध के दौरान अमेरिकी समाचार पत्रों ने अनुमान लगाया कि मर्चेंट मरीन ब्रांच एक हफ्ते में लगभग 2 जहाज खो चुकी थी, जिन्हें कुल अब 33 के करीब माना जाता है। कुल मिलाकर हर 26 मर्चेंट मेरिनर्स में से एक ने इस युद्ध में जान गंवाई। ये 3.85% की हानि दर है, जो किसी भी अमेरिकी सैन्य शाखा में सबसे अधिक है। यदि आप वायुसेना को डिस्काउंट दें तो खैर उस पर हम बाद में बात कर लेंगे, है ना। आर्कटिक का दंड। क्या आपको कभी आर्कटिक और अंटार्कटिक के बीच कंफ्यूजन होती है? मुझे होती है। आर्कटिक पृथ्वी का सबसे उत्तरी भाग है, जिसकी सीमाओं के तहत कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड और स्कैंडिनेविया के उत्तरी बिंदु आते हैं। शायद ही आप इनमें से किसी स्थान पर गए हैं, लेकिन आपकी ठंड बढ़ने वाली मेरे भाई। रूस के मरमंस्क में तापमान -22 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना कम हो सकता है। अरे बाप रे। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मरमंस्क आर्कटिक काफिले के लिए मार्केट केवल 2 सोवियत बंदरगाहों में से एक था। ये सोवियत संघ को सप्लाईज देने के लिए नॉर्वे के आसपास एक कठिन रास्ते पर कड़ाके की ठंड के बीच भेजे गए समुद्री सैनिक थे। जैसे ही बर्फ दक्षिण में आई, रास्ता और खतरनाक हो गया। किसी भी सैनिक द्वारा फेस किए जाने वाला सबसे खराब, सबसे ठंडे और कठोरता में से एक। गंभीर मौसम, गहरा कोहरा, तेज धाराएं और सर्दियों के महीने होने की वजह से लगातार अंधेरे का खतरा। क्रू ने कम गति से पंखे चलाकर या जो कुछ
कुछ भी मिल सकता था उससे विंड को ब्लॉक करके मौसम का मुकाबला किया। हालांकि ये रणनीति डेक को एक बेहद हद तक गर्म कर सकती है, लेकिन उन्होंने वेंटिलेशन को भी काफी कम कर दिया और कई जहाजों पर ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियों का माहौल बना दिया। लेकिन वो सिर्फ शुरुआत भर थी, या यूं कहूं कि बर्फ का प्रकोप। डेक भयानक रूप से मोटी बर्फ के साथ घिर गया, जिसने खतरनाक रूप से जहाज के ऊपर के भार को बढ़ा दिया। अगर बर्फ का निर्माण बहुत भारी हुआ तो पूरा जहाज पलट जाएगा। नीचे गहराई में हवा की कमी से हांफने से बचने के लिए बर्फ को हटाने में घंटों लग जाएंगे। मेरा तो उन बेचारों के बारे में सोचकर ही पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा भाई। पीनल दंड तुम्हारा तो नहीं पता, पर युद्ध के मैदान पर मेरी पहली इंस्टिंक्ट जिंदा रहने के लिए वहां से भागना होगी। ज्यादातर सेनाओं ने मुझे ऐसी कार्रवाई के लिए पनिश भी करना है। हालांकि अगर मैं सोवियत या जर्मन सेना में होता तो चीजें बहुत खराब होती। 1942 में युद्ध के दौरान सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन ने ऑर्डर 227 जारी किया। इन्होंने आदेश दिया कि किसी भी रूसी सोवियत सैनिक को युद्ध के दौरान पीछे हटने का अधिकार नहीं है। नॉट अ स्टेप बैक इनका नारा था। बेशक मेरे जैसे कुछ कायर सैनिक भी थे जो कि फिर भी पीछे हट गए। बिना कुछ सोचे सजा के रूप में इन सैनिकों को जर्मनी के स्ट्राफ बटालियनों के समान शिट्राफ बैट्स में भेज दिया गया, जिन्हें पीनल बटालियन भी कहा जाता है। फासिस्ट जर्मनी द्वारा दूसरे विश्व युद्ध में इसे पहली बार इस्तेमाल किया गया। पीनल बटालियन क्रिमिनल बटालियन से बने थे, जिन्हें जानबूझकर पूरे युद्ध में सबसे भयानक और खतरनाक काम करने के लिए रखा गया था। उनमें से प्रमुख खदान को साफ करना था, जिसमें बारूदी सुरंगों को साफ करना भी शामिल था। पीनल बटालियंस ने इनका यूज दोनों कामों में किया। बारूदी सुरंगों की खुदाई और सुरंगों की पहचान के लिए इन सैनिकों को आगे रखने के लिए हे भगवान, पहली जर्मन पीनट बटालियन 1940 में बनाई गई थी और ये 27,000 से अधिक अपराधियों से बनी थी, जिन्हें जेल में सेवा करने या वहीं पर रहने का ऑप्शन दिया गया था। सोवियत पीनल बटालियनों का पहली बार दूसरे विश्व युद्ध में 1942 में स्टालिनग्राद की लड़ाई के दौरान इस्तेमाल किया गया था और बटालियनों में 929 सैनिकों में से केवल 300 बचे थे। ये नंबर अच्छा नहीं है। पीनट बटालियन में खुद को शामिल करना भी मुश्किल नहीं था। युद्ध के दौरान 50,000 से अधिक अपराधियों ने एक पीनट बटालियन के अधीन सेवा की और अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए। चौंका देने वाले 4 लाख सोवियत सैनिकों को इन्हें सौंप दिया गया। पता नहीं किस बेवकूफ ने कहा था कि संख्या में सुरक्षा होती है, यहाँ तो उल्टा था भाई। प्रशिक्षण समस्या। जब आप हवाई जहाज में होते हैं तो क्या आप कभी सोचते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है? आप एक धातु की नली में बैठे हैं जो कि 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान से गुजर रही है। ये भयानक होना चाहिए, है ना? जब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा, बहुत कम अमेरिकियों ने कभी एक हवाई जहाज पर पैर भी रखा था और सरकार ने 1941 में केवल एक केंद्रीय वायुसेना USAAF की स्थापना की। दुर्भाग्य से अनुभव की ये कमी घातक साबित हुई। वायुसेना के संचालन को किक स्टार्ट करने के USA के प्रयास के रिजल्ट में ट्रेनिंग के दौरान कम से कम 15,000 अमेरिकी वायुसैनिक मारे गए। ये सही है, 15,000 अमेरिकी USAAF में शामिल हुए और उनके तैनात होने से पहले ही मारे गए। लेकिन ये एक मात्र आंकड़ा नहीं है जो कि आपको फिर कभी उड़ान भरने से डराता है। कुल मिलाकर अमेरिका ने युद्ध के दौरान 65% विमान खो गए थे। ये कुछ भयानक जिंदा रहने की संभावनाएं है, लेकिन इन सभी घातक टक्करों का कारण था क्या था? युद्ध के समय के दबाव के कारण कई विमान डिजाइन्स को उचित टेस्टिंग के बिना हवा में उतार दिया गया। इंजीनियर की फेलियर और आग लगना मानो आम बात थी। कई मामलों में जब डिजाइन की खामियां पता थीं, तब भी जांच करने और सुधार की कार्रवाई करने का समय नहीं था। USAAF विमान जैसे B-26 मारोडर्स इंजन और प्रोपेलर विफलताओं के लिए फेमस थे। यहाँ तक कि इन दुर्घटनाओं के बुरे प्रयास की वजह से इसे द विडो मेकर कहा जाने लगा। जल्दबाजी में डिजाइन किए गए विमानों के साथ और युद्ध में कदम रखने से पहले ही कई एयरमैन मारे गए भाई। मैं सिर्फ उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं के जिगर को सलाम कर सकता हूँ जिनके पास युद्ध के दौरान USAF में सेवा करने की हिम्मत थी। सबपार सबमरीन। पहले विश्व युद्ध के दौरान पनडुब्बियां एक नए प्रकार के वेसल थे, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध तक भी तकनीक अभी भी अंडर डेवलप्ड थी। इसका मतलब था कि क्रू को अपने जहाज से कई खतरों से निपटना पड़ता ताकि इसे मौत का जाल बनने से रोका जा सके। उदाहरण के लिए पनडुब्बियों से दागे गए टॉर्पीडो सर्कल रन के लिए फेमस हो गए। ये तब हुआ जब एक टॉर्पीडो निकलकर उसके सिर को घुमाएगा और पनडुब्बी पर ही प्रहार कर देगा जिसने उसे दागा था। ये सर्कल रन तब हुए जब टॉर्पीडो को फायर करने के बाद उन्हें सीधा करने के लिए डिजाइन किया गया। सिस्टम से काम करने में नाकामयाब रहा। टॉर्पीडो अपने सही एंगल पर कभी नहीं रुका और तब तक घूमता रहा जब तक कि वो वापस उस जहाज की ओर नहीं चला गया जिसने उसे दागा था। अगर नींद हराम करने को यह आतंक काफी ना था तो सुनिए, इन जहाजों पर कई और खराब चीजें भी थीं। एक मैकेनिकल खराबी के कारण डीजल का धुआं बाहर निकल रहा था और पूरे दल का दम घोंट सकता था, या एक बैटरी फट सकती थी और पनडुब्बी को पानी वाली कब्र में भेज सकती थी। और फिर
USS स्क्वेल्स था, जो हर हद तक और उद्देश्यों के लिए पनडुब्बी टेक्नोलॉजी के अत्याधुनिक होने के लिए जब इसे 1939 में पेश किया गया था। एक परीक्षण के दौरान हालांकि पनडुब्बी अचानक फेल हो गई और नीचे की ओर डूब गई। महासागर में उस समय 20 फीट से अधिक गहरी डूबी पनडुब्बी, उससे किसी को भी नहीं बचाया जा सका। लेकिन स्क्वेल्स 240 फीट पानी के नीचे डूब गया। सौभाग्य से सभी 33 क्रू मेंबर कहानी सुनाने के लिए जिंदा बच गए, लेकिन स्थिति का डरावना जोखिम यह दिखाता है कि शुरुआती पनडुब्बियां सच में बहुत ही खतरनाक थीं। इसने तो कहावत सच कर दी भाई। चिकित्सक तबाही। भले ही सैनिक फ्रंट लाइन में लड़ रहे हों, लेकिन एक सेना अच्छे चिकित्सकों के बिना ज्यादा दूर तक सरवाइव नहीं करती। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यह अनुमान लगाया गया है कि युद्ध में 4 लाख से अधिक सैनिक मारे गए और 6,71,000 से अधिक घायल हुए। अंदाजे के लिए लगभग उतने ही हैं जो टेनेसी के नैशविले शहर में रहते हैं। ये एक बड़ी संख्या है, और ये संख्या तब बहुत ज्यादा बड़ी लगने लगती है जब आपको पता चलता है कि युद्ध के अंत में सिर्फ 50,000 चिकित्सकों को भर्ती किया गया था। उन्हें न केवल कल्पना की जा सकने वाली कुछ गंभीर चोटों का इलाज करना था, बल्कि उन्हें बीमारी, कम आपूर्ति और दुश्मन से भी जूझना पड़ता था। हालांकि फील्ड मेडिक्स तुलना में चिकित्सक लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे। फ्रंट लाइन पर तैनात फील्ड मेडिक्स सिविलियन वॉलंटियर थे, जिन्होंने घायलों की देखभाल के लिए खतरनाक परिस्थितियों को सहना चुना। 500 पुरुषों की एक अमेरिकी बटालियन में केवल 30 चिकित्सक थे, जिसका मतलब था कि हर चिकित्सक हर समय 16 से ज्यादा जिंदगियों का जवाबदेही था। लेकिन समय के दबाव के कारण बिना वास्तविक अनुभव वाले चिकित्सकों को सिखाया गया कि युद्ध के दौरान पहली बार किसी की जान कैसे बचाई जाए। आग की झुलसन के बारे में बात करें। जिनेवा कन्वेंशन में निर्धारित नियमों द्वारा मेडिक्स को दुश्मन की आग से बचाया जाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद युद्ध के दौरान यूएस मेडिक्स को फिर भी 13,174 कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा। इसके साथ मेडिक्स ने फ्रंट लाइन में भी सेवा की, एक आक्रामक लाइन के साथ टक्कर ली और फिर स्वास्थ्य देखभाल के लिए दुश्मन सेनाओं को पार किया। यह खतरनाक बात थी और अक्सर इसका मतलब था कि उन्हें घायलों का पहले इलाज करना होगा। आसमान से गिरकर खजूर पलट के, अरे बाप रे, बेचारे मेडिक्स। फ्लेमिंग हॉट। खाइयों में लड़ने वाले एक आम सैनिक की कल्पना आप किन हथियारों से करते हैं? एक राइफल, एक हथगोला, शायद एक चाकू। ऐसी नौबत भी आ सकती है। आग फेंकने वालों के बारे में क्या कहेंगे? एक हथियार की तरह लगता है जिसके आपके वीडियो गेम में मिलने की ज्यादा संभावना है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मुख्य रूप से जर्मनों द्वारा मैन पोर्टेबल फ्लेम थ्रोअर्स 1939 में जर्मनी के करीबी युद्ध आक्रमण का एक बड़ा हिस्सा बन गए, जो नाकाबंदी जैसे पुख्ता किलेबंदी के खिलाफ प्रभावी साबित हुए। फ्लेम थ्रोअर में अपना एक बड़ा ईंधन टैंक होता है जो तेल या पेट्रोल से भरा होता है, जिसमें प्रेशराइजर टैंक होता है नाइट्रोजन से भरा हुआ, जिसे इसके पीछे या किनारे पर लगाया जाता है। उन्होंने उस सैनिक को 1 मैन बैंड में बदल दिया, लेकिन वे कम दूरी पर प्रभावी थे, तो उन्हें पहनने वाले सैनिकों के लिए कुछ बहुत बड़ी कमियां भी थीं। उदाहरण के लिए फ्लैमेनवर्फर 35 का वजन लगभग 36 किलो था, जिससे ये चारों ओर घूमने के लिए थका हो गया और इसमें भागना लगभग नामुमकिन हो गया। यदि आप दुश्मन की आग से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आइडियल नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि ज्वलनशील तरल से भरे हुए विशाल नाइट्रोजन दबाव वाले टैंक ने उन्हें एक ऐसा लक्ष्य बना दिया जिससे चूकना मुश्किल था। इसमें केवल एक गोली लगती थी और पहनने वाला आसपास के किसी भी व्यक्ति को एक विशाल आग की गोली में चिल्लाते हुए कुरकुरे में जला देता था। और मामले को और भी बदतर बनाने के लिए सिलेंडर खुद कभी कभी दुर्घटना से अचानक ही फट जाता था। ऐसी मौत तो भैया भगवान दुश्मन को भी ना दे। फ्लाइंग द हम्प। जरा ठहरिए, दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1939 में, है ना? 1939 से 1945। हाँ, निश्चित रूप से ये तारीखें जो मेरे हिस्ट्री टीचर्स ने मुझे सिखाई, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे इतिहास के शिक्षक गलत थे। 1939 यूरोप में युद्ध की शुरुआत थी, लेकिन जापान ने 1937 में पूरी तरह चीन पर आक्रमण कर दिया था, जिससे एशिया में दूसरे विश्व युद्ध की तरह शुरुआत हुई। अन्य सभी की तुलना में 2 साल अधिक समय तक युद्ध में रहने के बाद 1942 तक चीन को कुछ मदद की जरूरत थी। सप्लाईज में कमी चल रही थी और ये जरूरी था कि चीन वहां 10 लाख जापानी सैनिकों को अपने कब्जे में रखे, जबकि मित्र देशों का प्रशांत क्षेत्र में दबदबा जारी रहा। तो इसलिए द हम्प का जन्म हुआ, जिसे अब दुनिया का पहला रणनीतिक एयरलिफ्ट कहा जाता है। द हम्प युद्ध के सबसे घातक सैन्य अभियानों में से एक था। इसका मकसद हिमालय पर्वत श्रृंखला को पार करके भारत से चीन में सप्लाईज ले जाना था, लेकिन जिन विमानों का इस्तेमाल किया गया, डगलस DC-3S पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जरूरी ऊंची उड़ान नहीं भर सके। इसके बजाय द हम्प को उड़ाने में पर्वत चोटियों के माध्यम से एक विश्वासघाती मार्ग को नेविगेट करना शामिल था, जहां पायलट आसानी से दुर्घटनाग्रस्त हो सकते थे या एक जापानी लड़ाकू द्वारा देखा जा सकता था। कम से कम 700 विमान, एलाइड विमान और पायलट मुख्य रूप से अमेरिकी वायुसेना द्वारा द हम्प से उड़ान भरते हुए पाए गए और लगभग 1200 वायु सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। इसे दूसरे तरीके से कहें तो हर 340 टन आपूर्ति में एक पायलट के जीवन का खर्च आया। इस 3 में से एक मौके के साथ द हम्प उड़ान भरने के लिए जाने गए विमानों में सबसे खराब चीजों में से एक था, जिसे इस्तेमाल करने के लिए एक सैनिक को कहा जा सकता था।
डी डे की कठिनाइयां। 6 जून 1944 डी डे, वो दिन जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। डी डे पर मित्र राष्ट्रों ने उत्तरी फ्रांस में नॉर्मैंडी पर आक्रमण कर दिया और एक आक्रमण की लड़ाई शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। वाह, खैर बस एक पल के लिए अपने उत्साह को बचाइए, क्योंकि डी डे के मोर्चे पर लड़ना सबसे खतरनाक कामों में से एक था जो किसी भी सैनिक को युद्ध के दौरान प्राप्त हो सकता था। उदाहरण के लिए वे पथदर्शी हो सकते थे। इन अमेरिकी सैनिकों को नॉर्मैंडी समुद्र तटों पर पूरी तरह से अंधेरे में ड्रॉप जोन को सुरक्षित करने और बाकी सेना के लिए रास्ता रोशन करने का काम सौंपा गया था। पाथफाइंडर की तैयारी महीनों लगाकर की गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। घने बादलों और भारी जमीनी आग के कारण पाथफाइंडर प्लाटून में से एक को छोड़कर सभी अपने लक्ष्य से चूक गए। एक तो जर्मन यूनिट पर जा उतरा और दूसरा इंग्लिश चैनल में। यदि वे इस रिजल्ट से बचते तो वे रेंजर असॉल्ट ग्रुप का हिस्सा हो सकते थे। मित्र राष्ट्रों से बचाव में मदद करने के लिए जर्मन सेना ने समुद्र तट की चट्टानों के शीर्ष पर पॉइंट डू हॉक में 155 मिलीमीटर तोपखाने की बंदूकें स्थापित कर दी। रेंजर्स को तोपखाने को हटाने के लिए केवल रस्सियों, हुक और सीढ़ी का उपयोग करके 100 फीट की चट्टानों को मापना पड़ा। डी डे की सफलता इस पर निर्भर थी कि जिससे एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई। अंत तक रेंजर्स को 70% हताहत दर का सामना करना पड़ा। रेंजर असॉल्ट ग्रुप ने भारी बाधाओं का सामना करते हुए अपने काम को किया, लेकिन एक बड़ी कीमत पर। अगर वे पॉइंट डू हॉक में लड़ाई से बचने में कामयाब होते तो वे 320वीं बैराज बैलून बटालियन में जा सकते थे। बटालियन, जिसमें 621 अविश्वसनीय रूप से बहादुर अफ्रीकी अमेरिकी सैनिक शामिल थे, ने रणनीतिक रक्षात्मक इकाइयों के रूप में हाइड्रोजन से भरे 125 LB ब्लिम्स लॉन्च किए। गुब्बारों को तब बमों से जोड़ा जाता था जो दुश्मनों के विमानों के केबलों के संपर्क में आने पर फट जाते थे, लेकिन यह बेहद खतरनाक था। दुश्मन की गोलीबारी में ये गुब्बारे कभी भी फट सकते थे। सौभाग्य से ऐसी कोई आपदा नहीं है, लेकिन उस समय यह भी बहुत तनाव होता है जब युद्ध की सबसे खतरनाक लड़ाई आपके आसपास हो रही हो। पूरे युद्ध की सबसे खतरनाक लड़ाइयों में से एक आपके आसपास हो रही थी। अंत में वे कई अमेरिकी, ब्रिटिश और कनाडाई पैदल सेना और हवाई डिवीजन्स में से एक हो सकते थे, जो नॉर्मंडी समुद्र तटों पर उतरने वाले पहले सैनिक थे। डी डे के शुरुआती हवाई बमबारी अभियान से होनी थी, लेकिन इसका कम से कम प्रभाव होने के बाद जमीनी सैनिकों को संशोधन करने के लिए छोड़ दिया गया। गोलियों के हमले के खिलाफ सैनिकों ने समुद्र के माध्यम से उतारा और समुद्र तट पर पहरा लगा गया। 24 घंटों के अंदर जर्मनी के लगभग 9,000 लोग मारे गए। सहयोगियों को लगभग 10,000 जान का नुकसान हुआ, यानी हर मिनट में एक से अधिक सैनिक। माना कि एक जरूरी जीत थी, लेकिन उनकी जगह खुद को रखकर सोचे, बहुत दुख होगा भाई मैं तो रोज ऊपर वाले का शुक्रिया करूंगा और अपनी नौकरी के बारे में फिर कभी शिकायत नहीं करूंगा। इनमें से किस काम से आप दूरी बनाकर रखेंगे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।